हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, नहीं तो ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टिंगी और किंतारो एक साथ होते हैं। टिंगी कहती है, किंतारो तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, तुमने रानी को बाहर निकाल दिया। हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा सीरियस बन जाता है और वो कहता है हाँ वो सब ठीक है, लेकिन रानी के सिर में जो क्रिस्टल मौजूद है वो नॉर्मल स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट है, बहुत कीमती है। और वो अपने मन में कहता है अगर मैंने उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं तुरंत ही इंटरनल गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इवान कहता है इस रानी के सिर के अंदर से मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ये ऊर्जा बिल्कुल स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट जैसी लग रही है। तभी हेड कहता है इसके अंदर से अविश्वसनीय रूप से बहुत शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर हाई क्वालिटी का स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट हो। जेरोम कहता है हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी हम देखते हैं भाई अपना इवान वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने बंदों से कहता है अगर हम लोग मिलकर एक साथ हमला करें तो रानी चींटी के पास आसपास जितनी भी चींटियां मंडरा रही हैं वो लोग बिखर जाएंगी। तुम लोग मेरी बात समझ गए। वो लोग भी कहते हैं यस सर हम लोग समझ गए। और वहीं दूसरी तरफ हेड भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। वो कहता है जेरोम वॉरगॉड को रोकने में मेरी मदद करो ताकि मैं रानी चींटी के पास जा सकूं। वो भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। इतना करने के बाद वो अपना स्वॉर्ड लेता है और एक अटैक कर देता है। उसका अटैक भाई इतना खतरनाक होता है, हवा को चीरते हुए सीधे उसकी तरफ जाता है। लेकिन भाई वो अटैक मतलब उस अटैक को बड़ी आसानी से वो डॉज कर लेता है। और दूसरी तरफ अपना हेड वो रानी चींटी के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ा जंप मारता है। उसके हाथों में एक वेपन होता है, उस वेपन का नाम मुझे नहीं पता। उसे देखकर इवान की आंखें फट जाती है। वो कहता है ओ नो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई वो बहुत तेजी की स्पीड से आता है और उस रानी चींटी के गर्दन को मारकर अलग कर देता है। यानी रानी चींटी खत्म हो गई, मर गई। वो कमीना हंसते हुए कहता है अब वो क्रिस्टल मेरा है। इतना करने के बाद भाई वो बहुत खुशी उस क्रिस्टल को लेने जा रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। वो उस अटैक से बचने के लिए अपने आप को पीछे कर लेता है। हम देखते हैं वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो कहता है हेड मैं तुम्हें वो क्रिस्टल कभी भी लेने नहीं दूंगा। और वो अपने मन में कहता है अगर ये क्रिस्टल उसको मिल जाएगा तो वो साला और भी शक्तिशाली बन जाएगा और पूरे दुनिया में तबाही मचा देगा। भाई वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर चिढ़ जाता है और कहता है साले कुत्ते कमीने यंग इन्फान तू। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले मैं तुझे एक भी कदम आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। तभी भाई हम देखते हैं वो जो रानी मरी थी ना उसके सिर से एक लाल क्रिस्टल निकलता है। इससे पहले सब पर्पल क्रिस्टल निकल रहे थे, ये लाल है। बाकी आत्मा खाने वाली चींटियां अपनी रानी को मरा हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर और हेड को घेर लेते हैं। भाई वो हेड उस क्रिस्टल को लेने के लिए बहुत बड़ा छलांग मारता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से। लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा बहुत चिढ़ जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कमीना उस अटैक को रोक लेता है। वो कहता है कमीने यंग इन्फान मेरे रास्ते में आना बंद कर। वो भी कहता है साले मैं वो क्रिस्टल तुझे किसी भी कीमत में लेने नहीं दूंगा। तभी अपना जोरो भी कहता है मुझे वो क्रिस्टल आत्मा खाने वाली चींटियों के बीच नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही भाई इवान तुरंत उसकी तरफ भागता है, चींटियों की तरफ भागता है। वो कहता है वो क्रिस्टल अब मेरा है। हेड हम दोनों मिलकर इन दोनों को खत्म कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्रिस्टल कौन लेगा। वो भी कहता है जरूर। अब भाई हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हेड के साथ लड़ाई करने लगता है, इवान जोरेम के साथ लड़ाई करने लगता है, उन लोगों के आसपास चींटियां मंडराने लगती हैं। हेड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है यंग इन्फान कमीने तू बस इतना ही कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है हेड तुम पहले ही हार चुके हो। वो भी कहता है व्हाट द फक ये क्या बकवास है, मैं कभी हारा नहीं हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। तभी अचानक से आत्मा खाने वाली चींटियां डर के मारे कांपने लगती हैं और कुछ चींटियां तो मरने लगती हैं। ये सब देखकर वो दोनों मतलब तीनों बंदे शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं व्हाट द फक यहाँ पर हो क्या रहा है और उन चींटियों मतलब वो चींटियां मर कैसे रही हैं। तभी भाई हम देखते हैं अपना मांगो टोड चींटियों को चीरते हुए बाहर निकलता है। उसके जीभ में वही क्रिस्टल होता है जिसके लिए वो सब लड़ाई कर रहे होते हैं। हेड कहता है ये छोटा सा मेढक इतने सारे आत्मा खाने वाली चींटियों को कैसे मार रहा है। वो दोनों भी कहते हैं वो लाल क्रिस्टल मेरा है। इतना कहने के बाद अटैक करने के लिए आगे चल जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर हवा में उछलकर बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन वो तीनों लोग उस अटैक से बच जाते हैं। वो अटैक सीधे जाकर जमीन पर लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कहता है किंतारो हमें जल्दी छुपना हो। लेकिन भाई उससे पहले वो कुछ कर पाते हैं। कमीना हेड आता है। वो कहता है तो ये तुम हो यंग इन्फान, तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। जोरम भी हंसते हुए कहता है वो रेड क्रिस्टल हमें सौंप दो। अपना इवान कहता है ये चूहा कितना जिद्दी है, चुपचाप वो क्रिस्टल हमें दे दो। तभी भाई उसके सिर के ऊपर एक गोल्डन कलर की पक्षी आती है। हम देखते हैं उसके ऊपर कोई और नहीं बल्कि अपनी टिंगी होती है। वो कहती है बिग ब्रदर यांग जल्दी से अपना हाथ मुझे दीजिए। ये सब देखकर वो तीनों बंदे भड़क जाते हैं। वो लोग कहते हैं साले कमीने हम तुझे भागने नहीं देंगे। इतना करने के बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है
है, किंतारो चलो दिखा दो अपना जलवा। वो भी कहता है जी मालिक। इतना कहने के बाद भाई वो अपने मुंह के अंदर से वो पॉइजनस धुआं निकालने लगता है। भाई वो लोग जैसे ही देखते हैं कि सामने पॉइजन है, डर के मारे वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, वो लोग आगे ही नहीं आते। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टिंगी का हाथ पकड़ता है और ऊपर चढ़ जाता है, फिर बहुत तेजी की स्पीड से वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर भाई हेड पगला जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है यांग इरफान साले कुत्ते कमीने, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। जोरेम कहता है तब तेरी जात की, उसने हमें फंसा दिया। वहीं पर ईमान जो पगला गया होता है वो चिल्लाते हुए कहता है साले कमीने यांग इरफान तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने इन लोगों को फंसा दिया, ये सिर्फ 3 लोग और बहुत सारी आत्मा खाने वाली चींटियां। अब वो लोग कैसे बच पाएंगे? भाई वो लोग पगला पगला का अटैक कर रहे होते हैं, देख सकते हो भाई उसका अटैक कितना छोटा है और पूरे चींटियां का झुंड कितना बड़ा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी बंदे के पैर का सीन दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारी आत्मा खाने वाली चींटियां मरी होती है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं अल्फ्रेड होता है। अल्फ्रेड वो कहता है तब तेरी जात के हम बहुत लेट आए, सेलेस्टियल ब्लेड यांग सच में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी वो बंदा दूसरा बंदा शॉक हो जाता है, वो कहता है लॉर्ड अल्फ्रेड जरा उधर देखिए, उधर आत्मा खाने वाली चींटियों के पास वो तो स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट है ना? वो कहता है लॉर्ड हेड इन चींटियों के सिर के अंदर स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट है। जोरेम चौंकते हुए कहता है तो क्या ये आत्मा खाने वाली चींटियां स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट बनाती हैं? तभी हेड कहता है जोरेम यहाँ पर जितने भी स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट है उन सभी को इकट्ठा करो, फिर हम यांग इरफान का शिकार करेंगे। ईमान कहता है सभी लोग मेरे पीछे चलो और आत्मा खाने वाली चींटियों को मारो, जितना भी स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट मिलता है उन सभी को इकट्ठा करो और जितनी हो सके उतना आत्मा खाने वाली चींटियों को। अब सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी दोनों लोग उड़ के जा रहे होते हैं। तभी टिंगी कहती है ब्रदर यांग इरफान आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, हमारा पीछा कोई भी नहीं कर रहा है। वो भी कहता है उन लोगों ने जरूर आत्मा खाने वाली चींटियों का रहस्य का पता लगा लिया होगा। तभी भाई हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई अटैक कर देता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर शॉक हो जाता है, वो तुरंत टिंगी को लेकर साइड में हट जाता है। हम देखते हैं वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेरनेवल विजडम होता है। वो हंसते हुए कहता है यांग इरफान अब तेरा मरने का समय आ गया है, इस बार मैं तुम्हें जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। ये लो। इतना कहने के बाद भाई दोबारा अटैक कर देता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक कर देता है। वो कहता है जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था उसके मुकाबले तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। भाई जब उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कहता है टिंगी जल्दी करो, हमें तुरंत छुपना होगा क्योंकि पिछली लड़ाई में मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल ऊर्जा सब खत्म हो गया है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भाई टिंगी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको लेके भागने लगता है। वो कहता है चलो हमें तुरंत जंगल के अंदर भागना होगा ताकि वो हमें देख ना पाए। लेकिन भाई पीछे जो धमाका हुआ था वो हट जाता है, गायब हो जाता है। वो कमीना मोंक हंसते हुए कहता है यांग इरफान तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम जंगल में भागकर मुझसे बच सकोगे? आज तुम्हारी कब्र यहीं जंगल में खोद दूंगा। इतना कहने के बाद भाई वो बहुत सारा पाम अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी दोनों लोग भाग रहे होते हैं और उनके पीछे वो पाम अटैक आ रहा होता है। वो अटैक उनको लगने ही वाला होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से जाता है और उन सभी अटैक को खत्म कर देता है। तभी एक और अटैक उसकी तरफ आता है, ना ही वो उसे रोक पाता है और ना ही उससे बच पाता है। वो अटैक सीधे उसे लगता है और जमीन पर गिरता है धड़ाम से, उसको बहुत चोट लग जाती है। टिंगी कहती है बिग ब्रदर यांग क्या आप ठीक है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टिंगी जितनी हो सके उतनी तेज से यहाँ से भागो, मैं इसको रोक कर रखूंगा। वो घबराते हुए कहती है बिग ब्रदर यांग मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वो सीरियस वॉइस में कहता है टिंगी मैंने कहा यहाँ से जाओ। तभी वो कमीना फिर एक अटैक करते हुए कहता है अब तुम लोग यहाँ से सीधे परलोक जाओगे, परलोक। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है दत्त तेरी मैया की, ऐसा लगता है मुझे उससे लड़ना ही होगा। तभी हम देखते हैं भाई अपना किंतारो वो एक छलांग मारता है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपना मुंह खोलकर पॉइजन निकालता है, पॉइजन। और दूसरी तरफ उस कमीने का अटैक सीधे अपने किंतारो की तरफ आ रहा होता है और अपने किंतारो का पॉइजन उसकी तरफ जा रहा होता है, यानी हाथ से सीधे उसकी तरफ जा रहा होता है। तो गाइस ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो मेढक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए ऐसे खड़ा है, हाथ करके ऐसे खड़ा है, आ जाओ बिसी, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता। भाई कुछ ही सेकंड के बाद वो अटैक उसको लगता है और उसका चटनी बन जाता है, यानी खेल खत्म। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उस मोंग को अपने हाथों में कुछ एहसास होता है। जब वो अपने हाथ को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है अरे बाप रे बाप, उस मेढक का पॉइजन मेरे सीट को भेद दिया। वो मेढक तो बहुत खतरनाक था, ये पॉइजन तो बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो
ये पोजन मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। भाई इतना कहने के बाद अपने दूसरे हाथ से जिस हाथ में पोजन लगा था उसे काट देता है। भाई इसकी हालत देखकर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने इसका हाथ काट दिया, फिर उसके मेढक ने इसको इतना मजबूर कर दिया कि इसे अपना हाथ काटना पड़ेगा। इसके लाइफ में तो अल लग गए हैं, ये साला खाएगा कैसे, हिलाएगा कैसे, धोएगा कैसे, इसका तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम आगे देखते हैं। भाई उसी बीच का फायदा उठाकर हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी वहां से भाग गए होते हैं। जब वो नीचे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। वो कहता है देख तेरी मैया के, वो यहाँ से भाग गया। यांग इनफान, मैं तुम्हें इस बार यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना करने के बाद वो अपना फोन निकालता है और किसी को फोन लगाते हुए कहता है जोरोम, मैंने यांग इनफान को एक छोटे से गुफा में फंसा लिया है, उसे अभी बहुत चोट लगी और वो बहुत कमजोर है, जल्दी यहाँ आओ ताकि हम लोग मिलकर उसे मार सके। जोरोम कहता है ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, हम तुम्हारे पास तुरंत आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी एक सुरंग के अंदर भाग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किंतारो धैर्य रखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपनी टिंगी भी बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है वो कमीना वेनेबल विजडम, उसने हमारे साथ जो किया उसकी कीमत उसे जरूर चुकानी पड़ेगी। तभी उन दोनों के सामने एक गोल्डन कलर का दरवाजा आ जाता है। अपनी टिंगी कहती है बिग ब्रदर यांग, हम लोग तो बहुत बुरी तरह से फंस गए, हम लोग गलियारे में है इस समय। वो भी कहता है अभी या तो बाद में वो लोग हमें पकड़ ही लेंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अंदर जाने के अलावा। इतना करने के बाद वो दरवाजा खोल देता है और वो दोनों लोग अंदर चल जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पिल का बोतल निकालता है और टिंगी से कहता है टिंगी ये लो, जल्द से जल्द अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा रिस्टोर करने की कोशिश करो, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वो भी कहती है ठीक है। हम देखते हैं टिंगी पिल खाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा रिकवर करने लगती है और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर उस क्रिस्टल को पकड़ा होता है और कहता है अब सब कुछ इसी क्रिस्टल पर टिका हुआ है। तभी अचानक से उसके अंदर उसको अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है। वो कहता है ये क्रिस्टल तो सच में बहुत शक्तिशाली है, इसने पल भर में मेरा सारा स्पिरिचुअल ऊर्जा फुल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। इतना कहने के बाद वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। उस क्रिस्टल के अंदर से लाल कलर की एनर्जी ऊर्जा निकलने लगती। थोड़ी देर के बाद वो कहता है ऐसा लगता है मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के 8वें लेवल पर पहुंचने वाला हूँ, फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक से उस क्रिस्टल के अंदर से कुछ निकलता है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो छपटियाने लगता है। वो उस दर्द को सहने के लिए अपने आंखें बंद कर लेता है और कहता है मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरे पूरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। ये बिल्कुल वैसा एहसास है जैसा मैंने पहली बार प्रीमोडियल वायलेंट क्यूआई मंत्र को प्रैक्टिस करते समय किया था। ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां और नसें कुचलकर छोटे छोटे टुकड़े में हो रही हैं। क्या प्रीमोडियल स्पिरिट सीड फिर से बढ़ रहा है? तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर के अंदर एक बीज था। बीज जैसे जैसे वो बीज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे मेन कैरेक्टर की शक्ति पावर बढ़ती जाएगी। जहां तक मुझे याद है सबसे पहले सीड आया था, फिर इसके बाद पौधा आया था, फिर पत्ती आई, फिर इस बार तो सीधा फूल आ गया यार। अब क्या होगा आगे देखते हैं। तभी अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहता है प्रीमोडियल स्पिरिट सीड के अंदर क्या ये ग्रीन एम्परर सिगिल है? अब मुझे समझ आया, ग्रीन एम्परर सिगिल कोई सिगिल नहीं है बल्कि वो एक स्वॉर्ड चलाने की तकनीक है। भाई वो जैसे ही इतना सोचता है उसके कपार से मतलब सिर के ऊपर से एक स्वॉर्ड निकलने लगता है, चमकदार स्वॉर्ड निकलने लगता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। और हाँ गाइस आप यही सोच रहे होंगे ये वीडियो इतना छोटा कैसे हो गई। दरअसल बात यह है मेरे गाँव में लाइट नहीं आती, इसलिए मोबाइल चार्ज नहीं होती तो हम वीडियो नहीं बना पाती यार। बहुत गर्मी चली है, इससे भी दिक्कत होती है। अगर लाइट आ भी जाती है तो जैसे मोबाइल चार्जिंग लगाया, पंखा चालू किया, लाइट गुल, फिर थोड़ी देर बाद आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। बस ऐसे ही दिन भर लगा रहता है। वाट हमारा भी लगा रहता है, बिजली वाला का भी वाट लगा रहता है साला। नहीं तो बिजली आती है जाती है, आती जाती है, बस ठहरती नहीं है। ठीक है बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।